साथियों नमस्कार। साथियों आज बीएससी फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक लेते हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग और हाइपर कंजुगेशन की चर्चा करेंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएंगे और एग्ज़ाम में आप एज इट इज़ छाप के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई भी चीज़ समझने के बाद में आसान होती है याद करना। तो बात करें लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड, नाम से ही पता चल रहा है लोकलाइज्ड जो अपनी जगह पर लोकलाइज्ड रहता है, अपनी जगह पर बैठा रहता है, इधर उधर नहीं घूमना फिरना नहीं रहता है, उसको कहते हैं लोकलाइज्ड। कोई होते हैं डीलोकलाइज्ड, मतलब अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाना, ये है डीलोकलाइजेशन। हिंदी में कहेंगे तो विस्थानीकृत और अविस्थानीकृत, मतलब लोकलाइज्ड मतलब अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, लोकलाइज्ड बॉन्ड। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे साहब आपके सामने। CH4 में जो ये बॉन्ड दे रखे ये है ना, इसमें 4 बॉन्ड दे रखे हैं CH4 में, ये अपनी जगह फिक्स है, कहीं नहीं जाएंगे भाई साहब। ये वाला बॉन्ड जो है इस कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, ये बॉन्ड अपनी जगह पर बैठा रहेगा। बात करें CH3 में, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है साहब, है ना, कार्बन कार्बन के बीच में दिख रहा है ना बॉन्ड, ये C और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और फिर बात करें ये और ये, तो ये वाला बॉन्ड भी कहीं छोड़ के नहीं जा रहा है साहब। तो ये भी कौन सा बॉन्ड हो गया साहब, लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड हो गया। एक ये लिया साहब एथिन लिया, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड दिख रहा है साहब आपको, ये बॉन्ड है ये बॉन्ड है, सभी बॉन्ड क्या है इसके, लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड है। यहाँ पर एथाइन दे रखा है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और ये फिक्स है, अपनी पोजीशन पर रहेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे, ऐसा नहीं कि ये बॉन्ड इधर चला जाए या फिर इधर आ जाए, ये वाला बॉन्ड अपनी जगह पर रहेगा, इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। तो ये जो चीज़ दिख रही है आपको, ये क्या है साहब, ये लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड है। तो लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड इज दैट इन विच द इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बाय ओनली 2 एटम्स, 2 एटम के बीच में ही शेयर रहते, कभी भी शेयरिंग नहीं करते ये। The sigma and pi bond in following molecule are localized bond. In such molecule, the electron remain confined to the atom to which they belong. समझ में आ गई बात कि ये जो लोकलाइज्ड बॉन्ड रहते हैं ये हमेशा 2 एटम्स के बीच में ही रहते हैं। कहानी समझ में आ गई साहब आपको। However, in many cases the shared electron are not restricted to 2 एटम्स। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें जरूर नहीं है कि जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ 2 एटम के बीच में सीमित रहे, वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इधर उधर भी जा सकते हैं। तो उस कंडीशन में इसको क्या कहेंगे अपन, डीलोकलाइजेशन कहेंगे। ओके साहब, जैसे कि ये आपके सामने एग्जांपल दे रखा है। ओके, ये आपके सामने एग्जांपल दे रखा है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है साहब दिख रहा है आपको, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटम्स के बीच में शेयर हो सकते हैं। कहाँ चले गए साहब, हाँ साहब, ये कंडीशन है एक, है ना। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जरूरी नहीं है कि 2 एटम के बीच में हो। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन साहब, यहाँ से अगर इसका होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन हो जाए, माना कि बाय द वे अपन माने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए, या फिर एक इलेक्ट्रॉन इसका भी इधर का यहाँ आ जाए और एक इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाए, तो 2 कंडीशन ऐसे बन सकती हैं कि ये CH2 रेडिकल और ये CH डबल बॉन्ड CH और ये CH2 रेडिकल, एक कंडीशन ये बन सकती है। या फिर कंडीशन ऐसे भी बन सकती है साहब कि ये जो है ये CH2, ओके, सिंगल बॉन्ड, फिर आते हैं यहाँ पर CH डबल बॉन्ड, फिर लिखते हैं CH, और ये जो है ये वाला बॉन्ड साहब आ गया, माना कि
ये लिखा अपनों ने CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, ये लिख लिया अपनों ने। तो ये वाला बॉन्ड आ गया यहाँ पर, तो इस वाले कार्बन पर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ आया तो नेगेटिव चार्ज आ गया साहब, इन दोनों के बीच में से यहाँ आया तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब होगा क्या है, अगर एक तो ये कंडीशन बन गई, एक कंडीशन ये भी बन सकती है साहब, ये वाली कंडीशन। कौन सी कंडीशन बन सकती है कि ये वाला बॉन्ड वापस आ जाए यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड आ जाए यहाँ पर। ओके, मेरी बात समझ रहे हो? और ये नेगेटिव वापस बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए साहब। तो ये कंडीशन भी हो सकती है कि CH2 वापस डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH और फिर डबल बॉन्ड CH2। ये दोनों आपस में क्या हो सकती है, रिजोनेंस स्ट्रक्चर हो सकती है। ओके, तो ये जो है इसी से अपन देखते हैं, अपन ये Br2 को एडिशन करवा रहे हैं अपन साहब। किसका एडिशन करवा रहे हैं अपन? Br2 का एडिशन करवा रहे हैं। तो एक कंडीशन मैंने बता दी ना कि एक रेडिकल यहाँ चला जाए और एक रेडिकल यहाँ चला जाए, तो हो जाएगा ना कि Br2 का एक Br रेडिकल यहाँ पे आ जाए और एक Br रेडिकल यहाँ पे आ जाए। तो ये हो रहा है आपके सामने 1,4 एडिशन हो रहा साहब। क्या हो रहा? 1,4 एडिशन। दूसरी कंडीशन ये भी बन जाए साहब कि कुछ नहीं होना है, एक रेडिकल इस पर आ जाए और एक रेडिकल इस पर आ जाए, डिसोसिएशन हो रहा है। तो Br रेडिकल, एक Br रेडिकल यहाँ पर आ जाए और एक Br रेडिकल यहाँ पे आ जाए, तो दोनों Br ऐसे भी, तो इसको कह सकते हैं अपन 1,2 एडिशन। दोनों कंडीशन हो सकती है, 1,2 एडिशन भी हो सकता है और 1,4 एडिशन भी हो सकता है Br2 का। तो ये जो है इस तरीके के बॉन्ड को, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, डीलोकलाइज्ड है। ओके, तो ये चीज है, ये चीज बता रखिए कि दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज वेरी कॉमन इन कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। कंजुगेटेड सिस्टम किसको कहते हैं? इस टाइप के सिस्टम को अपन कंजुगेटेड सिस्टम कहते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आता है, ये कंजुगेटेड सिस्टम। ठीक है, दैट इज हैविंग अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। दिस हैज बीन डिस्क्राइब अंडर द हेडिंग कंजुगेशन एंड डीलोकलाइजेशन। एज ए रिजल्ट ऑफ डिलोकलाइजेशन ब्यूटाडाइन, ये किसका फार्मूला है? ब्यूटाडाइन का है। ब्यूटाडाइन ऑन एडिशन गिव्स ए मिक्सचर ऑफ 1,2, है ना, 1,2 और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनते हैं, है ना, इंस्टेड ऑफ ओनली 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। द फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड localized and delocalized has been explained by valency bond method and molecular orbital methods. It involves the overlap of atomic orbital of the combining atoms. अब साहब होता क्या है, ये तो हो गया लोकलाइज्ड एंड डिलोकलाइज्ड बॉन्ड के बारे में। अब है आपके अगला जो शार्ट नोट्स हैं वो है कंजुगेशन और डिलोकलाइजेशन पर के ऊपर, कि कंजुगेशन है तो डिलोकलाइजेशन भी है साहब, इसमें कंजुगेशन है तो डिलोकलाइजेशन भी है साहब। अब यहां पर हो क्या रहा है, ध्यान से देखना, ये CH ये C और ये H बता दिया मैंने, फिर सिंगल बॉन्ड C और फिर मैंने ये H बता दिया और ये C और ये H और ये H। ओके, ये बन रहे सिग्मा बॉन्ड। अभी पाई बॉन्ड की बात नहीं करी अपनों ने। अगर पाई बॉन्ड में बनाओ यहाँ पर ये पाई बॉन्ड, तो इसके पी ऑर्बिटल और इसके अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग से ये पाई बॉन्ड बना साहब। ठीक है, ऐसे ही इसके और इसके ओवरलैपिंग से यहाँ पर इन दो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से क्या बन रहा है, ये पाई बॉन्ड बन रहा है साहब। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि ब्यूटाडाइन में हर एक कार्बन के ऊपर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है साहब, sp2, और हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, वो क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। अब साहब ये ओवरलैपिंग कैसे कर सकता है, या तो फिर ऐसे भी कर सकता है कि ये और यहाँ से ओवरलैपिंग करे, तो ये पाई बॉन्ड बन रहे साहब के CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, या फिर ये जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड क्या है, अपनी जगह पर फिक्स नहीं है। अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया तो उस कंडीशन में अपन ये भी मान सकते हैं कि ये पाई बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बन रहा है साहब।
अनहाइब्रिडाइज तो सभी के पास पी ऑर्बिटल है, तो इसके और इसके बीच में बन रहा है, अपनी जगह पर फिक्स नहीं, लोकलाइज नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सभी इन 4 कार्बन के सभी के ऊपर है, ये सभी के पास है भैया पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये कंडीशन बन रही साहब। तो यही सारी चीज़ जो है जो बताई वही इस थ्योरी में लिखी हुई है कि व्हेन ए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेन अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, है ना, अल्टरनेट क्या होना चाहिए, सिंगल एंड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। द सिस्टम इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहेंगे, समझ में आ गई बात। एंड द occurrence of conjugated system is called conjugation. In such a situation the double bond behave abnormally, डबल बॉन्ड का बिहेव क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल बिहेव हो जाएगा, एबनॉर्मली, एंड शो ए बिहेवियर डिफरेंट फ्रॉम एन आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। आइसोलेटेड डबल बॉन्ड जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 और ये CH3, ये आइसोलेटेड है साहब, इसमें कोई लेना देना नहीं है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है, ठीक है। द पाई इलेक्ट्रॉन आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड, पाई इलेक्ट्रॉन रेस्ट्रिक्टेड नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ रहा है ना, आर लोकलाइज्ड इन 2 एटम्स बट दे आर spread over delocalized 3 of such a double bond or more atoms. As a result of delocalization, the molecule behave differently and undergoes abnormal addition reaction. For example, in 1,3-butadiene, इसका नाम क्या है, 1,3-butadiene, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 1 3 पोजीशन पर क्या है, ये 1 और 2 के बीच में है तो 1 पर काउंट करते, 3 और 4 के बीच में तो 3 पर डबल बॉन्ड काउंट करते, तो 1,3-ब्यूटाडाइन कहते हैं। 1,3-ब्यूटाडाइन देयर आर 4 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 1 on each of the 4 carbon atoms. Overlapping of the p atomic orbital of adjacent carbon atom gives 2 localized pi bond. अपने को कितने मिल रहे, 2 localized pi bond मिल रहे साहब, है ना, pi bond मिल रहे हैं। Interaction is also possible between 2 central atoms C2 and C3, है ना, C2 and C3, and also between these and the p atomic orbital on the outer carbon atoms C1 and C4. As a result of this pi molecule orbital containing 4 pi electron is formed which covers all the 4 carbon atoms, सभी को कवर करेगी भाई साहब, जो पाई इलेक्ट्रॉन है सभी पर मिल रहे हैं। द इलेक्ट्रॉन इन द पाई मालिकुलर ऑर्बिटल आर सेड टू बी delocalized as they are now spread over and held in common by all the 4 carbon atoms, सभी के लिए कॉमन रहते हैं। तो ये कहानी हो गई किसकी, कॉन्जुगेशन एंड डिलोकलाइजेशन की कहानी खत्म हो गई। अब अगली कहानी चालू करते हैं अपन साहब हाइपर कॉन्जुगेशन की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है साहब, हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करा, आप ही हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करा साहब, बड़ो अच्छा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में साहब अपन एग्जाम्पल जो लेंगे वो किसका लेंगे साहब, अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एग्जाम्पल है साहब प्रोपिन का एग्जाम्पल है, मालूम है ना प्रोपिन, प्रोपिन या 1 प्रोपिन भी कहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या प्रोपिलीन कहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, प्रोपिलीन भी इसी का नाम है, प्रोपाइलिन। तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करने जा रहे हैं, इसी को अणिको नाम एक सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी इसी को कहते हैं, कॉन्जुगेशन सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी इसी को कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन भी इसी को कहते हैं, और हिंदी में कहें तो अति संयुग्मन भी इसी को कहा जाता है, अति संयुग्मन। अब कहानी चालू करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की, बिल्कुल ध्यान से देखना। ओके, होता क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2, मेरी बात समझ में आ गई। आउटर शेल में इसके पास कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है साहब, 4 इलेक्ट्रॉन है। ये ग्राउंड स्टेट में रहता है, एक्साइटेड स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया है, तो कुल मिला के कार्बन के पास में जो है कितने इलेक्ट्रॉन है अपने, इसके पास कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं साहब, 1 2 3 4। ओके, ये बात समझ में आ गई, 4 इलेक्ट्रॉन। अब
कहानी चालू करते हैं अब। देखिए, ये है कार्बन और इसके 3 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन तो ये ले लिया अपनों ने, एक हाइड्रोजन ये ले लिया साहब। ओके, और एक बॉन्ड अपनों ने इधर बना लिया। ठीक है, अगला वाला कार्बन हम पकड़ रहे हैं, ये कार्बन, और इसका एक हाइड्रोजन ये है साहब, और ये कार्बन है, और 2 हाइड्रोजन ये लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। कहने का मतलब एक हाइड्रोजन अपनी तरफ है और एक हाइड्रोजन प्लेन के पीछे है, ये भी मान सकते हैं। इसमें एक हाइड्रोजन पीछे की तरफ मान सकते हैं, डैश का मतलब है पीछे की साइड में मान रहे हैं अपन कि ये हाइड्रोजन पीछे की तरफ है, ये हाइड्रोजन अपनी तरफ है। अब कहानी चालू होती है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन और है, तो यहाँ पर जो है एक तरह से ये जो है ये हाइड्रोजन भी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही जुड़ा हुआ है। ओके, सिग्मा बॉन्ड इसमें जो है, इस कार्बन का जो है कौन सा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये वाला कार्बन। ओके, ये वाला कार्बन sp2 है और ये वाला कार्बन भी साहब sp2 संकरित कार्बन है। तो जब भी sp2 संकरित कार्बन होता है, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, तो उसमें एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रहता है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रहता है। तो ये वाली एक तो ये sp2 कंडीशन है ना, और एक कंडीशन आ जाएगी sp3 वाली। sp3 में एक s और 3p, 1s और 3p। तो ये sp3 में तीनों ही पार्टिसिपेट, चारों ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं sp3 में। तो इस वाले कार्बन पर तो क्या है, 4sp3 है। ओके, तो यहाँ पर जो ये जो बॉन्ड बना है, मेरी बात सुनना, ये जो बॉन्ड बना है ये वाला sp3 और ये sp2 है साहब, ये sp2 है। यहाँ पर sp2 लिखना, sp3 sp2। ओके, sp3 sp2, और यहाँ पर जो है ये बॉन्ड बन रहा है, ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ओके, मेरी बात समझ में आ गई? अब कहानी आगे चालू करते हैं अपन, स्टार्ट अपन आगे करते हैं, है ना, आगे कहानी चालू करते हैं। अभी जो है इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है और इसके पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, जो कि ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ वाला जो एक पाई बॉन्ड बन रहा है, ये इन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग से ये पाई बॉन्ड बन रहा है। ये सिग्मा बॉन्ड जो बना है साहब, ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बना है, ये सिग्मा बॉन्ड बना है इसका sp2 और इसका sp2, ठीक है, एक्सियल ओवरलैपिंग से। और यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही साहब, ये sp2 और s ओवरलैपिंग, ये sp2 और s ओवरलैपिंग, ये कहानी तो ये है, ठीक है। अब हो ये रहा है कि इसको हाइपर कंजुगेशन को बॉन्ड लेंस रिजोनेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉन्ड लेस रिजोनेंस। आप बॉन्ड है नहीं साला, रिजोनेंस चल रहा है इसमें, बॉन्ड है नहीं रिजोनेंस चल रहा है। तो होगा क्या कि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इधर ऑलरेडी सब सेचुरेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इधर आ गया साहब, ये वाला बॉन्ड उठ के इधर आ गया। मेरी बात समझ रहे हो? उठ के इधर आ गया, मतलब ये जो H प्लस है ये लटका का लटका रह गया है, और ये C है, और ये H है, और ये H है, और ये डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर गिर गया, यहाँ पे C है ये H है ये, और इधर आगे C है ये, और C के साथ में ये CH2 भी है ये। और अगर ये बॉन्ड इधर खिसक गया, ये वाला बॉन्ड था वो यहाँ आ गया, तो होगा क्या कि यहाँ का बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा साहब, क्योंकि वैलेंसी कंप्लीट हो रहा है ना कार्बन की 4 से ज़्यादा वैलेंसी हो नहीं सकती है। तो साहब एक ये 1 2 3 4 वैलेंसी इसकी कंप्लीट हो गई, इसकी भी 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई साहब, और इसकी भी एक वैलेंसी तो ये है, और एक नेगेटिव चार्ज लगाई हुआ है, और CH2, सभी की वैलेंसी साहब कंप्लीट हो रही है। तो ये इसको कहते हैं हाइड्रोजन लटक गया हवा में। क्यों लटक गया साहब? क्योंकि ये वाला बॉन्ड जो है, मेरी बात समझना, ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पर आ गया, ये वाला। तो जरूरी नहीं है कि यही वाला हाइड्रोजन लटके, थोड़ी देर बाद होगा क्या, ये वाला हाइड्रोजन भी लटक सकता। तो ये वाला अगर हाइड्रोजन लटकेगा, है ना, फ्री हो जाएगा, तो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और
फिर यही डबल बॉन्ड है और ये CH है और ये CH2 है और ये नेगेटिव चार्ज बना लिया। अब थोड़ी देर में नंबर इसका भी आने वाला है हवा में लटकने का। तो ये H+, फिर ये कार्बन, फिर ये हाइड्रोजन, फिर ये हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड और ये CH2 नेगेटिव चार्ज। मतलब यहाँ पे मैंने आपको ये बताया है, कई बतायो है, आपको ये बताया है कि यहाँ पर एक बार तो हाइड्रोजन यहाँ लटक रहा, एक बार ये वाला लटक गया और एक बार ये वाला। तो जितने ज़्यादा यहाँ पर इस कार्बन पर हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा अपने को हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर मिलेगी। मेरी बात समझ में आ रही? तो कितने हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर मिली अपने को? 3 हाइपर कंजुगेशन। हाइपर हो रहा है मतलब मतलब कहने का मतलब ये साहब कि सभी चीज़ें जो है सेचुरेशन कंडीशन में है, लेकिन डबल बॉन्ड के जस्ट 5 वाले कार्बन पर अगर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, CH3 है ना, कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो वो जो कार्बन के जो हाइड्रोजन के बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड जो है हाइड्रोजन फ्री लटकता रहेगा, फ्री रहेगा अपनी जगह पर, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग का नंबर आता जाएगा। लेकिन ये वाला बॉन्ड कहाँ पर आ रहा है? इधर आ रहा है, तो ये वाला बॉन्ड आगे खिसक जाएगा। इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी कहानी को हम कहेंगे हाइपर कंजुगेशन। मेरी बात आपको समझ में आई होगी, हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन में ये स्ट्रक्चर जरूर बनाना इस तरीके से। और कार्बन के ऊपर जो है, इन कार्बन के पास क्या रहता है भैया, ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, ये सिग्मा बॉन्ड है। और सिग्मा बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो रहा है साहब? पाई में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको कह रहे हैं अपन सिग्मा पाई कंजुगेशन कह रहे हैं। ये कंडीशन कौन सी हो रही है? सिग्मा पाई कंजुगेशन हो रही। तो कंजुगेशन यहाँ से ऐसे चला गया, मतलब ये कह रहे हैं कि इस कार्बन कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी आ गया। लेकिन होता एक्चुअली ऐसा नहीं है। जैसे ही ये वाला बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड इन कार्बन कार्बन के बीच में आएगा, ये वाला बॉन्ड उधर चला जाएगा। कहानी ये होगी साहब। आई बात समझ में? आगे साहब, अब अपन आगे की कहानी देखते हैं, क्या थ्योरी में लिखा हुआ है वो सारा समझ में आ जाएगा अपना। हाइपर कंजुगेशन ये डायग्राम माइंड में रखो और प्रोपिलीन का एग्जांपल देना इसके अंदर। प्रोपिलीन का फार्मूला याद रखना। कार्बन के पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, ओके, ये कहानी है। यहाँ पर ये मत समझना कि ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिर्फ ये है, ये जो लाइन डॉटेड लाइन है ये इंडिकेट कर रही है कि ये हाइड्रोजन पीछे की साइड में है, बैक साइड में है, और ये फ्रंट पैर है। ये बैक में है ये वाला हाइड्रोजन इसमें, और ये अपनी तरफ फ्रंट साइड में है। बाकी जो लाइन है वो प्लेन में है मतलब। ओके, चले आगे। चलिए साहब, अब यही कहानी है साहब इसमें हाइपर कंजुगेशन। When a carbon atom bearing at least one hydrogen is attached to C double bond C, ठीक है, या CO बॉन्ड, जहां पर डबल बॉन्ड हो वहां की करनी है। एन अनसेचुरेटेड एटम आर वन विथ अनशेयर्ड ऑर्बिटल, देन CH बॉन्ड conjugates with the unsaturated system। अनसेचुरेटेड सिस्टम, ये अनसेचुरेटेड सिस्टम के साथ में कंजुगेशन में आ जाता है CH बॉन्ड। ओके, विथ द in other word, in such a situation, sigma electron of CH, sigma electron of, ये sigma इलेक्ट्रॉन है, sigma बॉन्ड बना रहे, ओके। यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड ही है, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या है? सिग्मा बॉन्ड ही है। चलिए, in other word, in such a situation, sigma electrons of CH bond conjugated with the pi electron, pi electron के साथ में conjugation कर लेते हैं, pi electron में convert हो जाते हैं। sigma electron, pi electron of the double bonds, it is called hyperconjugation। It is also known as sigma pi conjugation। These involve transference of sigma electron from alpha carbon atom। इससे ये वाला कार्बन कौन सा होता है? डबल बॉन्ड से जस्ट पास वाला कार्बन, इसको अल्फा कार्बन एटम कहते हैं। ओके, अल्फा कार्बन टूवर्ड्स द अनसेचुरेटेड कार्बन एटम एंड simultaneously double bond is polarized। Thus it can be said that due to overlapping between p orbitals of double bond and adjacent sigma orbitals of CH bond, there is a delocalization sigma electron as shown in the following figure। प्रोपिलिन्स, जो मैंने चीज़ बताई थी वही चीज़ यहाँ बता रखी है साहब। हो क्या रहा है कि अपनों ने यहाँ वाले बॉन्ड को यहाँ कन्वर्ट कर दिया और यहाँ वाले को यहाँ भेज दिया साहब। कहानी समझ में आ गई? तो ये हाइड्रोजन अकेला H+ लटक गया। जरूरी नहीं है कि इसी की बारी आई, अब अगले वाले की बारी आ जाएगी, फिर अगले वाले की बारी आ जाएगी। तो ये 4 स्ट्रक्चर मिल रही है अपने को,
कितनी स्ट्रक्चर मिल रही है साहब? 4 स्ट्रक्चर। तो द आयनिक फॉर्म प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर स्टेबलाइज्ड बाय रिजोनेंस। फॉर एग्जांपल इन प्रोपिलीन द आयनिक फॉर्म produced as a result of hyperconjugation or sigma pi conjugation have been shown below. These structures are also called hyperconjugation conjugative structure. They are stabilized by resonance. मतलब ये एक तरह से अपन रिजोनेंस की बात करते हैं तो ये रिजोनेंस कौन सा है? बॉन्डलेस रिजोनेंस। क्या है? बॉन्ड दिख नहीं रहा है, बॉन्ड है ही नहीं, लेकिन मतलब फिर भी अट्रैक्शन है, मतलब बॉन्ड है ही नहीं यहाँ पर, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। एक एक बार सभी का नंबर आ रहा है, झूलना झूलने का है ना, हवा में झूलने का। कभी इसका नंबर, कभी इसका नंबर, कभी इसका नंबर, इन तीनों हाइड्रोजन में से किसी का नंबर आता रहता है। क्यों? क्योंकि इसका जो सिग्मा बॉन्ड है या सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है वो किधर चले गए? पाई बॉन्ड बनाने में चले गए साहब। मेरी बात समझ में आ गई साहब? कहानी यही है साहब, और कुछ नहीं है। ओके, तो द डाइपोल मोमेंट ऑफ प्रोपिलीन इज 0.4 डी, है ना, डाइपोल मोमेंट होता है, डी बाई में रिप्रेजेंट करते हैं। तो 0.4 डी विच सपोर्ट द फैक्ट दैट आयोनिक फॉर्म आल्सो कंट्रीब्यूट टू द हाइब्रिड ऑफ प्रोपिलीन। हाइपरकंजुगेशन एंड रिजोनेंस आर सिमिलर इन वन रिस्पेक्ट दैट द कंपाउंड अटेन ग्रेटर स्टेबिलिटी, है ना, स्टेबिलिटी ज़्यादा बनती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल प्रोपिलीन इज मोर स्टेबल देन एथिलीन। एथिलीन से मोर स्टेबल हो जाएगा प्रोपिलीन। क्यों? ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। ओके, बिकॉज इट इज ए हाइब्रिड ऑफ स्ट्रक्चर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इन स्ट्रक्चर सेकंड थर्ड फोर्थ देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं दिख रहा है साहब, नो बॉन्ड। हैंस हाइपर कंजुगेशन इज आल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रिजोनेंस। इसको क्या कह सकते हैं? बॉन्डलेस रिजोनेंस या नो बॉन्ड रिजोनेंस भी कहते हैं कि किने के वे हाइपर कंजुगेशन है। द मेन डिफरेंस बिटवीन रिजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन इज दैट the resonance involve pi electrons or lone pair of electrons, whereas in hyperconjugation sigma electrons of CH bond conjugated with the pi electrons. Sigma electron conjugated with pi electrons. The hyperconjugation effect is stronger than inductive effect. Its value depend upon the number of CH bond. जितने ज़्यादा CH bond होंगे उतनी ज़्यादा hyperconjugation बनेगी। जैसे प्रोपिलीन में चार स्ट्रक्चर बन रही थी, एक तो मेन स्ट्रक्चर और 3 और दूसरी बन जाएगी। द हाइपरकंजुगेशन इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट। इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ CH बॉन्ड अटैच्ड विद द अल्फा कार्बन एटम। ओके, larger the number of CH bond, greater is the hyperconjugation effect. Therefore the order of conjugative effect of different alkyl group is given below. ओके, तो ये जो दे रखा है हाइपर कंजुगेशन के लिए, हाउएवर देखो मेथिलीन CH3 है। ओके, तो सबसे ज़्यादा इसमें होगा किसमें? हाइपर कंजुगेशन, देन इसमें एथिल में, देन आइसोप्रोपिल में, देन टर्शरी ब्यूटिल में। होगा क्या? कहानी ये है कि CH3 में CH3, ये CH3, तो यहाँ पर इस कंडीशन में ये हाइड्रोजन ही लटकेगा ना साहब, तो हाइड्रोजन लटक जाएगा। अगर इसकी जगह मैं यहाँ पर CH3 दे दूँ तो फिर 2 ही हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर मिलेगी अपने को, 2 ही जगह 2 ही इसकी स्ट्रक्चर मिलेगी। अगर यहाँ पर भी CH3 हो जाएगा तो फिर एक ही मिलेगी, एक ही हाइड्रोजन जो है हवा में लटक सकता है। अगर यहाँ पर भी CH3 दे दूँ तो नो हाइपर कंजुगेशन का साहब कैसे होगा हाइपर कंजुगेशन? क्योंकि सिग्मा पाई कंजुगेशन हो ही नहीं पाएगा। CH3 ग्रुप H+ से हवा में लटक जाएगा, लेकिन CH3 ग्रुप अकेला जो है हवा में नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन है और नो अल्फा हाइड्रोजन, नो हाइपर कंजुगेशन। हाउएवर द ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इसका अपोजिट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? एल्किल ग्रुप होता है। एल्किल ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिपल्स करते हैं, और जितने ज़्यादा एल्किल ग्रुप जुड़े रहते हैं उतना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं साहब? अपोजिट होते हैं। ओके, क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो मेरे हिसाब से हाइपर कंजुगेशन का जो कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब ये
इंडक्टिव इफेक्ट को समझ लेते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट की कहानी समझ लेते हैं साहब। अब जैसे कि कार्बन चेन है, ये लिया अपनों ने कोई कार्बन चेन, इंडक्टिव इफेक्ट भी इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं। सी सी सी, इस कार्बन चेन में कोई मैंने जोड़ दिया इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ओके, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से डिफरेंट है साहब, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या डिफरेंट है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, वो क्या करेगा, जो पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन जोड़ा है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करने के कारण इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे क्लोरीन लिया, इसके ऊपर कौन सा चार्जेस आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये कार्बन है एक नंबर का, ये 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, 1 2 3 4 कार्बन एटम दे दिए अपनों ने। अब इन दोनों कार्बन में अगर कंपैरिजन करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इन दोनों में। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इन दोनों के बीच के इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, तो इसके ऊपर भी पार्शियली इलेक्ट्रॉन जुड़ा थोड़ा इधर खिसक जाएगा, ओके। तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट लगभग चौथे पांचवें कार्बन तक रहता है। जैसे जैसे चेन बढ़ती जाती है कार्बन चेन, वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जाता है, कम होता जाता है साहब, मेरी बात समझना। तो इंडक्टिव इफेक्ट को जो जो एरो रहता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से, यूं बॉन्ड बनाया बीच में ऐसे, इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के लिए। मतलब इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ विस्थापित हो रहा है ना, ट्रांसफर हो रहा है। यह है इंडक्टिव इफेक्ट में। तो इंडक्टिव इफेक्ट की कहानी में, जब कार्बन चेन में जो कार्बन चेन है उसमें कोई डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम अपनों ने जोड़ दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ खिसक जाएगा, ओके। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, एक तो माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। माइनस में माइनस आई इफेक्ट डालने वाले कुछ एटम जोड़ दो तो जो इलेक्ट्रॉन को रिपल्स करेंगे, और कुछ जो है प्लस वाले जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, खींचेंगे। दोनों कंडीशन होती हैं साहब, ठीक है। तो ये जो एटम या ग्रुप है, ये सभी जो है माइनस आई इफेक्ट डालने वाले ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट डालने वाले ग्रुप है। माइनस माइनस मतलब इधर खींच रहा है मतलब माइनस, दे रहा है मतलब प्लस। और ये वाले जो है कुछ एटम अगर जोड़ दे अपन, ग्रुप हैविंग प्लस आई इफेक्ट, तो ये वाले जो है प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं, ओके। कार्बन चेन में अगर ये जुड़ जाए तो ये कौन सा ग्रुप के शो कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। अब इसकी कहानी पढ़ लेते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट की क्या क्या कहानी है साहब। जो मैंने बताया वही कहानी है, इसी की कार्बन चेन के आसपास ही पूरी कहानी इसकी लिखी गई है इंडक्टिव इफेक्ट की। तो इंडक्टिव इफेक्ट भी कहते हैं और फील्ड इफेक्ट भी, कि यहाँ का इसका जो असर है, इसका जो असर है वो कहाँ तक पहुँचेगा साहब, यहाँ तक पहुँच रहा है। पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ओके। नंबरिंग दे ही रखी, C1 C2 C3 C4 कार्बन है। तो यू हैव सीन दैट कोवेलेंट बॉन्ड आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज नॉन पोलर, है ना। ये कंडीशन होती है अगर दोनों तरफ सेम टाइप की एटम हो, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी। और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है साहब, तो इसको क्या, कौन सा बॉन्ड बनेगी, बोलेंगे नॉन पोलर बॉन्ड। क्लोरीन के बीच में, अकेले के बीच में। लेकिन अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कार्बन और क्लोरीन है, तो इसका जो बॉन्ड हो जाएगा वो बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, पोलर बॉन्ड हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, उस बॉन्ड को क्या कहेंगे, पोलर बॉन्ड। तो नॉन पोलर जैसे हाइड्रोजन के बीच का है नॉन पोलर, एंड द अदर वन पोलर, HCl लिया आप लोगों ने, तो ये पोलर बॉन्ड हो गया। क्यों, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, पोलर बॉन्ड बनेगा, HCl, है ना। One polar is NaCl. In polar covalent bond, the shared electron pair is displaced toward the more electronegative atom. समझ में, पोलर बॉन्ड जो होता है वो
डिस्प्लेस्ड हो जाता है किधर की तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। मेरी बात समझ में आ जाएगी, आ गई। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एक्वायर ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा साहब। मेरी बात समझ में आ रही ना, ओके। पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्लोरीन के ऊपर साहब पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। एंड द अदर एटम पार्शियली पॉजिटिव, बाकी जो है उनके ऊपर कौन सा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे कि HCl की बात करें साहब, तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जो बात बताई है वही है। तो यही कहानी कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड टूवर्ड ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इज इंडक्टिव इफेक्ट। इट इज परमानेंट इफेक्ट, ये इसको क्या, परमानेंट इफेक्ट विच ऑपरेट इवन इन नॉन रिएक्टिंग स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल। इट मे एड और हिंडर ए रिएक्शंस, चलता रहता है ये है ना। इट इन्वॉल्व द शिफ्टिंग और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट किधर की ओर हो रहा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ हो रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग कार्बन चेन इन विच टर्मिनल कार्बन इज अटैच्ड टू क्लोरीन एटम। टर्मिनल कार्बन एटम से क्लोरीन एटम अटैच है। क्लोरीन हैज ए ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन कार्बन, therefore the electron pair forming CCl bond is displaced toward the chlorine atom। जो CCl बॉन्ड है उसका ये वाला बॉन्ड किधर की ओर डिस्प्लेस हो रहा है, क्लोरीन एटम की तरफ। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्लोरीन एक्वायर ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ रहा है, स्मॉल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्लोरीन के ऊपर, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। एंड C1 ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव। नाउ C1 इज पॉजिटिवली चार्ज, इट अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ C1 C2। अब C1 नेगेटिव हो गया तो ये C1 क्या करेगा साहब कि ये इस वाले बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, C1 C2 बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो C1 a small positive charge, now C1 is positively charged, it attract the shared electron pair of C1 C2 bond toward itself। अब क्या होगा, with the result C2 develops a small positive charge, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया C2 के ऊपर भी, but this positive charge will be smaller। ये जो पार्शियली तो इससे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर, इन दोनों का कंपेरिजन करें तो मोर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, मेरी बात समझ में आ गई। तो बट दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी स्मॉल देन दैट प्रेजेंट ऑन C1। द सेम इफेक्ट इज रिलेड फर्दर, आगे वाले पर भी वही C3 एंड C4 आल्सो डेवलप ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। दस इंडक्टिव इफेक्ट इज रिलेड throughout the length of the chain but it decrease। आगे जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ओके, कहानी समझ में आ गई। डिक्रीज रेपिडली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इंक्रीजेस। फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू इट बिकम इनसिग्निफिकेंट आफ्टर द सेकंड कार्बन एटम। सेकंड कार्बन एटम के बाद इसका जो है इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है, ये कहा गया। द साइन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज इंडिकेट बाय ए डैश विथ एन एरो इन द मिडिल पॉइंट। समझ में आ गया, डैश के एरो कहाँ पर, मिडिल पॉइंट में, टूवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। The atom or groups having greater electron affinity than hydrogen or carbon are said to have negative inductive effect, है ना। The atom or group having greater electron affinity than hydrogen or carbon are said to have negative inductive effect or attractive inductive effect, माइनस आई इफेक्ट। अट्रैक्टिव मतलब जो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को उसको माइनस। While atoms or groups having lesser electron affinity
देन दैट ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन आर सेड टू हैव पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट आर रिपल्सिव इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, रिपल्सिव इंडक्टिव इफेक्ट मतलब हो सकता है कि यहाँ पर कोई ऐसा एटम जुड़ा हो वो उल्टा इधर की तरफ जाए, तो उस कंडीशन में पॉजिटिव हो जाएगा वो, है ना, देना इलेक्ट्रॉन देना और उल्टा लेने की बजाय, खींचने के बजाय देना। तो द पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम्स आर ग्रुप अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज रिपल्स ग्रुप हैविंग माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज ऑर्डर इनका दे रखा है, और ग्रुप हैविंग प्लस आई इफेक्ट वाले भी कुछ ग्रुप्स दे रखे हैं। तो ये कहानी हो गई आपकी किसकी, इंडक्टिव इफेक्ट की। तो मैं समझता हूँ कि आज के इस लेक्चर में साहब अपनों ने हाइपर कंजुगेशन की बात डिस्कशन करी, इंडक्टिव इफेक्ट की डिस्कशन करी, लोकलाइज्ड एंड डी लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड की डिस्कशन करी। ये चारों टॉपिक जो हैं बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, जिन साथियों को रेगुलर पूरा कोर्स जो है चाहिए बीएससी फर्स्ट ईयर का, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर आपको पूरा कोर्स मिलेगा और नंबर आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो नंबर से आप पहले संपर्क कर लीजिएगा, उसके बाद में कोर्स ले लीजिएगा अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए तो। ओके साथियों, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।